हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित शर्मा नए वीडियो के साथ आपके पास उपस्थित हूं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से कम हो सकता है क्या, मतलब 0 और 1 के बीच में, ठीक है नहीं। तो अब आप जरा एक बात समझिएगा कि जो रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये रेशो होता है। क्या है कि मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रेशो जो होता है वो रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। और जो एयर के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसको हम 1 लेकर चलते हैं। तो एप्सिलॉन आर जो रिलेटिव है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी 1 से कम नहीं होता। और एप्सिलॉन आर इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो एप्सिलॉन आर आपेक्षिक परावैद्युतांक हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। अभी मैंने जो क्वेश्चन बताया था ये मिस्टर चित्रांशु ने पूछा था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, थैंक्स फॉर चित्रांशु कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा। इसी तरीके से आप अगर क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो हमारा एक तरह से जैसे क्लास में कन्वर्सेशन होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा डेवलप हो जाएगा। आप जब भी देखें, जो भी मन में क्वेश्चन आए, तुरंत कमेंट बॉक्स में जाएं और उसे लिखें। जैसे भी आप लिख सकते हैं, मैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो अब हम आज शुरू करते हैं नई बात। नई बात क्या, पुरानी से ही चालू होगी। लास्ट वीडियो में हमने विद्युत बल रेखाओं के बारे में बताया था। विद्युत बल रेखा। अब बात यह है कि विद्युत बल रेखा सबसे पहले किसने बताई थी? किसी ने पूछा भी नहीं। माइकल फैराडे। फैराडे ने सबसे पहले ग्राफीय विधि से विद्युत बल रेखा के बारे में बताया था। फैराडे ने ही विद्युत क्षेत्र की व्याख्या की, विद्युत क्षेत्र के बारे में बतलाया। अब बात यह आ जाती है कि विद्युत क्षेत्र है क्या। हमारे पास आवेश स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, स्वतंत्र आवेश होते हैं। स्वतंत्र आवेश 2 तरह के होंगे, या तो +q होगा या -q होगा, ठीक है नहीं। +q या -q के चारों ओर इसकी मूलभूत व्याख्या क्या होती है कि मूल प्रकृति क्या होती है। किसी भी आवेश की मूल प्रकृति होती है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना। दोनों के दोनों ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। यदि आवेश है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब विद्युत क्षेत्र कैसे पता लगे कि यहां पर विद्युत क्षेत्र है या नहीं? भाई हमने तो यहां पर +q और -q दिखा दिए हैं, तो हमें पता है कि यहां पर आवेश है तो विद्युत क्षेत्र है, सही है नहीं। और अगर हम कहें विद्युत क्षेत्र यहां पर है, इसका मतलब कोई ना कोई आवेश भी है, ठीक है नहीं। तो अब यहां पर विद्युत क्षेत्र है, इसका कैसे पता करें कि यहां पर विद्युत क्षेत्र है? हम कैसे पता करें कौन सा विद्युत क्षेत्र है? तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक परीक्षण आवेश लाते हैं। परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के बारे में आपको मालूम है, ये सदैव पॉजिटिव लेते हैं। +q0, ये टेस्ट चार्ज +q0 हो गया। और जैसे ही +q0 आया, यहां पर +q0 की विशेषता क्या होती है? ये मुख्य विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है, परंतु विद्युत क्षेत्र के कारण +q0 पर इफेक्ट पड़ता है। अब इस पर इफेक्ट क्या होगा? या तो ये बाहर की तरफ भागेगा या ये अंदर की तरफ आएगा, सही है नहीं। जब बाहर की तरफ जाएगा तो हम कहेंगे यार इस पर बाहर की तरफ बल लग रहा है, बाहर जा रहा है ना, तो बाहर की तरफ बल रहा है, कोई धक्का दे रहा है। अरे धक्का किसके कारण दिया जाएगा? विद्युत क्षेत्र के कारण दिया जाएगा, सही है नहीं। तो विद्युत क्षेत्र
जब ये बाहर की तरफ जाएगा तो हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र प्लस Q के कारण, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है। अब इसी तरीके से अगर ये अंदर की तरफ आएगा तो हम कहेंगे माइनस, ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है। और अगर ये स्टेबल रहता है, ये कहीं नहीं जाता, तो हम क्या कहेंगे, यहां पर कोई दूसरा विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, जो कोई भी विद्युत क्षेत्र है वो केवल इसके कारण है, दूसरे के कारण है ही नहीं। सही है। तो अब यहां पर जब ये बाहर की तरफ जाएगा धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र पता लगेगा, और जब अंदर आएगा ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पता लगेगा। अब बात यह है, हमें डिफाइन ही विद्युत क्षेत्र करना है। सही नहीं? तो विद्युत क्षेत्र कैसे डिफाइन होगा? हम ये कह सकते हैं कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यह तो एक तरीके से हमने डिफाइन किया कि विद्युत क्षेत्र क्या है। अब यदि इसी विद्युत क्षेत्र को हम सूत्र के रूप में बांधें तो यही विद्युत क्षेत्र कहलाती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी कहलाएगी। और इंटेंसिटी के लिए हमें फॉर्मूला प्रूव करना पड़ेगा। फॉर्मूला निकालने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, और किस जरिए से निकाल रहे हैं भाई? हमारे पास एक तो फोर्स अप्लाई हो रहा है और दूसरा चार्ज है। किसी चार्ज पर लगने वाला फोर्स विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र चाहिए। सही है नहीं? तो दो तरीके हमने तुलना करनी है। परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, तो यहां पर बल ही डिसाइड करेगा परीक्षण आवेश को। इंटेंसिटी को कौन डिसाइड करेगा? बल डिसाइड करेगा। तो हम क्या करते हैं, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे उल्टा नहीं लिख सकते, Q0 अपॉन F नहीं कर सकते। मतलब बल के कारण आवेश विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमें विद्युत क्षेत्र को लगने वाले बल से डिफाइन करना है। तो हमारा सूत्र बन जाता है कि किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। हमने आपको बताया कि विद्युत क्षेत्र ये प्लस Q आवेश और इसके चारों ओर का ये वाला एरिया, ये हमने कहा था विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र पर यहां पर हमने परीक्षण आवेश लिया, टेस्ट चार्ज लिया। इस पर फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। अब देखो ये प्लस है और ये प्लस है। अगर हम अंदर की तरफ चलें तो ये वाला पहला पॉइंट, ये वाला दूसरा पॉइंट और ये वाला तीसरा पॉइंट, तीन अलग अलग पॉइंट लिए। जैसे जैसे चार्ज अंदर की तरफ आएगा, एक पर, फिर दो पे, फिर तीन पे, तो ये फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? ये लगातार बढ़ता चला जाएगा। एक की तुलना में दो पर ज्यादा होगा, दो की तुलना में तीन पर प्रतिकर्षण बल का मान अधिक होगा। मतलब हर एक बिंदु पर यह बल अलग अलग हो रहा है। सही नहीं? तो इस विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु पर हम निकालेंगे। अब जब हम विद्युत क्षेत्र को सूत्र रूप में पिरोएंगे तो क्या बन जाती है? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है नहीं? तो अब क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र क्या है कि विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र को डिफाइन करना है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, कोई एक बिंदु लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश पर
लगने वाला बल व परीक्षण आवेश का अनुपात उस बिंदु पर क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यह एक सदिश राशि होती है, इस रूप में बताया। तो अब इस परिभाषा को एक बार दोबारा लिख दे रहा हूं। क्या है? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल व परीक्षण आवेश का अनुपात उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसे हमने इस रूप में दिखा दिया, वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपॉन Q नॉट। विद्युत क्षेत्र अपने आप में एक सदिश राशि होती है। बुक्स में आपको इस तरीके से भी मिल जाएगा, ये लिमिट Q नॉट टेंडिंग टू जीरो। Q नॉट टेंडिंग टू जीरो का मतलब यह होता है कि Q नॉट बहुत 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 ही छोटा होता है। अगर हम इस रूप में देखें, हम इसी रूप में ले रहे हैं, ये पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत है। अब Q नॉट और F, इसके कारण कितना बड़ा फर्क पड़ता है, और बेसिक नियम निकलते हैं इसी सूत्र से। कैसे भला? अब जरा देखेंगे। हमारे पास दो तरह के आवेश हैं भाई। यहां पर मैंने लिया है परीक्षण आवेश। कोई परीक्षण आवेश तो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन आवेश तो दो तरीके के होंगे। अब आप कहोगे गुरुजी यहां पर परीक्षण आवेश ले लिया, चलो परिभाषा बन गई, तो यहां पर नेगेटिव का कोई अस्तित्व नहीं है, ऋण आवेश नहीं हो सकता है। धन और ऋण आवेश से बेसिक नियम निकलते हैं। किस तरीके से निकलते हैं जरा देखेंगे। यह धन आवेश है और यह ऋण आवेश है। हमने विद्युत बल रेखाएं ली थी। विद्युत बल रेखाओं से क्या हुआ था कि हमने यहां पर एकांक धनावेश लिया। एकांक धनावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं किधर से किधर गई? ये केंद्र से अनंत की ओर पहुंच गई। ठीक है नहीं? और यहां पर जब हमने +1 लिया तो यहां पर विद्युत बल रेखाएं किधर से किधर आ गई? यहां पर आ गई आपकी अनंत से केंद्र की ओर आ गई। तो अब जरा आप ये देखिएगा, +1 पर लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होगा। यहां पे +1 पर लगने वाला बल आकर्षण बल होगा। प्लस और माइनस आकर्षित होंगे। अब आप कहोगे गुरुजी एकांक धनावेश तो दो होते हैं, आपने +1 ही क्यों लिया? यहां पर परिभाषा बतानी थी तो आपने परीक्षण आवेश को प्लस ले लिया, चल गया, मान लिया हमने, क्योंकि शर्त ही लगा रखी है कि परीक्षण आवेश हमेशा पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव के द्वारा ही परिभाषा की व्याख्या की जाती है। लेकिन यहां पर आपने +1 लिया है, और +1 और -1 दो तरीके के आवेश होते हैं। एक +1 होता है, एक -1 होता है। चलो अब -1 से भी बात करते हैं हम। ये +1 लिया, यहां पर माइनस हुआ। विद्युत बल रेखाएं एकांक धन आवेश से होती हैं, तो विद्युत बल रेखाएं तो विद्युत क्षेत्र ही, पॉजिटिव के कारण विद्युत क्षेत्र किधर से किधर होगा? केंद्र से अनंत की ओर। और ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा? अनंत से केंद्र की ओर। ठीक है? हमने यहां पर जब +1 लिया था तो बाहर की तरफ गया था, +1 लिया अंदर की तरफ आया। इसी तरीके से अब मैंने ले लिया यहां पर -1, तो -1 पर किधर गया? ये आकर्षण बल लगेगा, प्लस और माइनस आकर्षित होती हैं, आकर्षण बल लगेगा, ये अंदर की तरफ आ गया। और जब -1 यहां पर लिया तो बल किधर लगा? बाहर की तरफ। माइनस माइनस प्रतिकर्षित होती है। ठीक है? तो जब धन आवेश में प्लस होगा तो बाहर की तरफ,
माइनस होगा तो अंदर की तरफ, जब विद्युत क्षेत्र ऋण आवेश के कारण है तो प्लस होगा अंदर की तरफ, माइनस होगा बाहर की तरफ। अब जरा इसी को नियम में बदलेंगे, देखेंगे कैसे। सूत्र क्या बनता है हमारा, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो यह हो गया परीक्षण आवेश, यह विद्युत क्षेत्र, सॉरी परीक्षण आवेश की जगह हमने क्या लिया है, +1, ठीक है ना। लगने वाला बल वेक्टर F, तो क्या सूत्र बन गया, वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F और ये प्लस का मतलब एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। मतलब एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। यह जो बल है यह विद्युत क्षेत्र को डिफाइन कर रहा है। यहां पे यह भी प्लस है, यह भी प्लस। अब जरा देखना, बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। ये जो आपकी तीर के निशान दिखाए जा रहे हैं, ये वाले जो तीर के निशान हैं, ये विद्युत क्षेत्र को व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है नहीं। और बल और विद्युत क्षेत्र दोनों की दिशा सेम है। यहां पर ये जो रेखाएं हैं ये विद्युत क्षेत्र को डिफाइन कर रही हैं जो अनंत से केंद्र की ओर है, और यहां पर बल F केंद्र की ओर है। तो देखो दोनों की डायरेक्शन समान है, प्रूव हो गया ना। धन आवेश पर लगने वाला बल चाहे विद्युत क्षेत्र कैसा भी हो, धन आवेश पर बल सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा। अब आ जाओ इधर, यहां पर धन के कारण विद्युत क्षेत्र है, यहां पर ऋण के कारण विद्युत क्षेत्र है। सूत्र हमारा वही है। सूत्र क्या है, वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q0। Q0 की जगह क्या लिया हमने, -1 लिया। तो वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपॉन -1। एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। एकांक ऋण आवेश है तो यहां पर वेक्टर E सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वेक्टर F। कहने का मतलब एकांक ऋण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के माइनस में होती है, मतलब विपरीत होती है। यहां पर ये जो माइनस है ये विपरीत दिशा को व्यक्त कर रहा है, ठीक है नहीं। मतलब यहां पर आप समझिएगा, ये तो विद्युत बल रेखाएं हैं जो विद्युत क्षेत्र को व्यक्त कर रही हैं, और ऋण आवेश पर बल की डायरेक्शन ये तीर का निशान है। दोनों अपोजिट है या नहीं है। यहां पर देखो विद्युत क्षेत्र ऋण आवेश के कारण है, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, अनंत से केंद्र की ओर है, ठीक है नहीं। तो यहां पर जो बल है बाहर की तरफ लग रहा है, यहां पर भी बल की दिशा कैसी है, विपरीत है। तो यहां पर अब एक नियम बन जाता है, ऋण आवेश पर लगने वाला बल सदैव विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। तो यहां पर दो नियम बन गए हमारे। पहला नियम क्या है, धन आवेश पर लगने वाला बल सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। और दूसरी बात, ऋण आवेश पर बल सदैव विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। यह हमारा सूत्र था, वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q0। इसके द्वारा हमारे पास दो आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र होता है, धन आवेश के कारण और ऋण आवेश के कारण। हमने दोनों में पहले धन आवेश रखा, फिर बाद में ऋण आवेश रखा। इन पर जो बल की डायरेक्शन थी उसके कारण ये नियम बन गए, और इसी पर ध्यान में रखते हुए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं।
सूत्र हमारा वेक्टर इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट, तो इसका जो यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। तो हम ये मान के चलते हैं ये एक प्लेट है जिस पर ये धन आवेश है और दूसरी प्लेट पर यह ऋण आवेश प्रेरित हो गया। एक तरीके से इन दोनों प्लेटों के बीच में ये एक समान विद्युत क्षेत्र है जो विद्युत बल रेखाओं से दिखाया जा रहा है। अब यहां पर एक धन आवेश आता है तो इस पर प्लस प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र इधर है, लगने वाला बल तो दोनों डायरेक्शन समान है, तो हम कह सकते हैं कि धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। अब प्रश्न प्लस क्यू से नहीं आएगा, यह कहा जाएगा एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि प्रोटॉन को रखते हैं तो इस पर लगने वाले बल की दिशा बताइए। प्रोटॉन धनावेशित होता है तो इस पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा बतलाइए। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। परिभाषा मैं पहले लिखवा चुका हूं। यहां पर जो मात्रक है, मात्रक आपका बन गया न्यूटन पर कूलाम। विमीय सूत्र हो जाएगा किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड। तो ये हो गया किलोग्राम मीटर सेकेंड -3 एम्पियर -1, देन एम एल टी -3 a -1, ये इसका विमीय सूत्र। ठीक है, एक सूत्र और है जो मैं यहीं पर इसे पूरा कर देता हूं। इसका एक मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। आगे जाके ये सूत्र बन जाएगा पर आप यहां से इसी रूप में इसे याद करेंगे। तो वोल्ट मीटर पर मीटर और न्यूटन पर कूलाम दोनों समतुल्य मात्रक भी होते हैं और इसका विमीय सूत्र हमारा यही निकल कर आता है। अब हमारा टॉपिक बनता है बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो मान लिया यहां पर बिंदुवत आवेश के लिए हमने प्लस क्यू लिया, यहां से स्मॉल आर दूरी पर पी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, यहां पर एक परीक्षण आवेश रख देते हैं। अब ये प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र है तो इस पर बल किधर होगा, बाहर की दिशा में होगा। ठीक है नहीं, पी पर परीक्षण आवेश पर बल बाहर की दिशा में लगता है। इन दोनों पर कूलाम बल लगेगा। कूलाम बल से क्या हो जाएगा, कूलाम बल F बराबर क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये सूत्र है हमारा। तो यहां पर Q1 की जगह तो Q हो गया, Q2 की जगह हमने क्या ले लिया, Q0, ये आ गया। दोनों के बीच की दूरी R है तो F बराबर K और K की जगह हम क्या ले लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि निर्वात है। दोनों के बीच में हमने हवा ले ली या निर्वात ले लिया तो Q0 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर करते हैं हवा में, ये यहां पर कहां पर लेकर चल रहे हैं, हम हवा में ले रहे हैं, वायु में, तो ये एप्सिलॉन नॉट लेकर चल रहे हैं। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ठीक है नहीं, अब हम विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लगाएं। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या कहेगी, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। तो E बराबर 1/Q0 इंटू F की जगह ही आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर। तो Q0 से Q0 कट जाएगा तो यहां पर बन जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। सरलता के लिए हम कर लेते हैं KQ बटे R स्क्वायर। और अगर सदिश रूप में देखेंगे
तो सदिश रूप में देखने के लिए क्या होगा, इधर तीर का निशान आएगा तो इधर एकांक सदिश हो जाएगा, जो दूरी की दिशा में ही होगा, लंबाई की दिशा के अनुदिश ही होगा। अब यहां पर देखेंगे, यदि हम माध्यम लेते हैं, माध्यम है, माध्यम होने पर सूत्र क्या बन जाएगा, हम क्या लेते हैं, वायु में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले रहे थे। माध्यम के कारण यहां पर माध्यम की विद्युतशीलता आएगी, मीडियम की का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये Q/R² हो गया। अब क्योंकि एप्सिलॉन R इक्वल टू एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नॉट, देन एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q/R²। अब जरा इस चीज को ध्यान से देखेंगे आप, 1/एप्सिलॉन R तो अलग कर दें हम, बाकी बचा गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला E के बराबर है। हम माध्यम की बात कर रहे हैं तो यहां पर EM ले लेते हैं, और वायु के अंदर, वायु में जो हम ले रहे हैं वो E0 लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। तो अब यहां पर हम क्या कर देंगे, EM माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/εr गुना होती है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाता है। हमारा सूत्र बना E बराबर KQ/R², K को बदल दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ये हम वायु में बात कर रहे थे, ठीक है नहीं, तो E समानुपाती 1/R² हो गया, Q भी नियत है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी नियत है। तो यहां पर अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये आपका दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र का जो ग्राफ प्राप्त होगा वो इस तरीके से प्राप्त होगा। ये E समानुपाती 1/R² है, और ये ग्राफ जो होता है अति परवलयाकार होता है। और अगर हम इसका 1/R² और विद्युत क्षेत्र के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ये एक सरल रेखा आ जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन आधा चौथाई या 1 नंबर तक का आ जाता है। कई बार ये तो पूछा नहीं जाता, केवल जो मैं करवा रहा हूं वही पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा कि यदि आवेश Q1 Q2 Q3 Qn हैं, इनके कारण किसी Q0 आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। तो Q1 Q2 Q3 Qn आवेश के कारण Q0 आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अध्यारोपण के सिद्धांत से आता है। किसका अध्यारोपण है? आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत से आवेश पर प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। मतलब अगर हमारा ये Q0 है, यहां पर Q1 Q2
Q3 Qn आवेश हैं, तो देखो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, ये वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, ये वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E3 और ये वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता En। इन सब के परिणामी योग के बराबर होगी। तो वेक्टर E बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस डॉट डॉट वेक्टर En। तो यहां पर वेक्टर E बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस K Q3 अपॉन R3 स्क्वायर। तो यहां पर है K Qn बटे Rn स्क्वायर। तो वेक्टर E बराबर K कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अच्छा वेक्टर है तो यहां पर क्या हो जाएगा R1 कैप, यहां पर R2 कैप, यहां पर R3 कैप, यहां पर Rn कैप हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा Q1 अपॉन R1 कैप प्लस Q2 अपॉन R2 कैप प्लस डॉट डॉट Qn अपॉन Rn कैप। तो वेक्टर E इक्वल टू K प्लस के लिए समेशन Q बटे R कैप। हम I ले लेती हैं, I क्या कहां से कहां होगा, 1 से n तक होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1, यहां पर लेंगे I, ये वाला I और ये वाला I हो जाएगा। तो समेशन I इक्वल टू 1 to n RI स्क्वायर आएगा, सॉरी यहां पर R1 स्क्वायर है ना, यहां पर स्क्वायर आएंगे सारे, ठीक है ना, KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। ये हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो जाता है। साथियों आज का टॉपिक पूरा हो चुका है। आज का टॉपिक समझने वाला ज्यादा था, तो प्लीज इसे पूरा देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि समझने के कारण ही आगे की चीजें कंप्लीट हो पाएंगी। अगर देखा जाए तो ये आपका एक पन्ने का भी टॉपिक नहीं है, जिसे मैंने समझाने के कारण ये इतना बड़ा बन चुका है। तो प्लीज इसे बहुत ध्यान से देखिएगा और पढ़ते हुए जो भी आपके दिमाग में प्रश्न आए जिससे आप सेटिस्फाई ना हो, वो तुरंत कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा। मैं उसके बारे में आपसे अगले वीडियो में चर्चा जरूर करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।